वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को देखेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करेगी। यहाँ से अक्सर एमसीक्यू और सेशनल रीजन, टाइमलाइन जैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली इम्पोर्टेंट डेट जो इस चैप्टर से हमारे पास रहेगी, वो है 1789। आपको केवल डेट ही याद नहीं होनी चाहिए, आपको इसके साथ इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ भी याद होनी चाहिए। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। तो इसमें है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो फ्रांस में हुई, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये फ्रांस में हुई है। इसका जो मुख्य नारा था, वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और आपको ध्यान रखना है कि यहीं से जो है ये तीनों शब्द भारतीय संविधान में भी लिए गए हैं। इसके बाद यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यहीं से आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है, यानी जो मॉडर्न नेशनलिज़्म है, इसकी शुरुआत जो है 1789 को ही माना जाता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो क्यों होती है। तो पहले जो फ्रांस था उसमें राजतंत्र होता था, यानी राजा का ही पूरा नियंत्रण होता था। लेकिन जनता जो है राजशाही के खिलाफ जो है आवाज़ उठाती है और इसी से जो है फ्रांसीसी क्रांति जन्म लेती है। चलिए अब नेक्स्ट डेट देखते हैं। नेक्स्ट डेट है 1797। तो 1797 में जो है नेपोलियन इटली पर हमला कर देता है। इसके साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो याद रखनी है, वो है कि नेपोलियन जो युद्ध है, उनकी शुरुआत भी यहीं से होती है, यानी जो नेपोलिक वॉर्स हैं, वो भी 1797 से ही शुरू होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट डेट देखते हैं। तो नेक्स्ट डेट है 1804 यानी 1804। 1804 में जो है नेपोलियन की नागरिक संहिता आती है, यानी उसको लागू किया जाता है। यहाँ से और बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि जो नेपोलियन संहिता है, जिसको हम सिविल कोड भी कहते हैं और इसी को फ्रांसीसी नागरिक संहिता भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या-क्या था, यानी इससे क्या हुआ था? तो जो नेपोलियन संहिता थी, नागरिक संहिता, उसमें कानून के समक्ष समानता मिली, निजी संपत्ति का अधिकार मिला और सामंतवाद जो है इसमें कमी आई। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ-जहाँ नेपोलियन जाता है, वहाँ से वो पुरानी सीमांती व्यवस्था जो थी, फेडरल सिस्टम था, उसको खत्म करने की कोशिश करता है, जो कि हमें उसकी नागरिक संहिता से भी पता चलता है, क्योंकि उसमें भी वो सीमांतवाद को कम करने की कोशिश करता है। तो साथियों, अगर आप इस चैप्टर के पीवाईक्यूज़, एमसीक्यू भी देखना चाहते हैं, तो उनको भी आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट डेट देखते हैं। ये है 1815 यानी 1815। तो 1815 में जो है वियना कांग्रेस होती है, या फिर उसको वियना संधि भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस डेट के बारे में आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, वो है कि 1815 में जो वियना संधि होती है, इसका नेतृत्व ड्यूक मेटरनिख करते हैं और इस संधि का उद्देश्य होता है यूरोप में पुरानी राजशाही स्थापित करना, यानी जो पुराना राजतंत्र था उसी को वापिस स्थापित करना इसका उद्देश्य होता है। और ये जो है नेपोलियन की हार के बाद यूरोप का नक्शा जो है वो दोबारा बनाया जाता है वियना कांग्रेस में ही। आपको ध्यान रखना है कि नेपोलियन की जो हार है, नेपोलियन की हार ये 1815 में हो जाती है। और कहाँ पे होती है? तो ये होती है वाटर लू का जो युद्ध होता है उसमें नेपोलियन हार जाता है और फिर जो है वियना संधि होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं, तो ये है 1821 यानी कि 1821। तो 1821 में जो है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो शुरू होता है। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जो है, यूनान ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया। यानी जो यूनान के लोग थे वो ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देते हैं और यहीं से जो है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है 1821 में। और ये जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम है, इनमें यूरोप के जो कई कलाकार हैं और बुद्धिजीवी हैं, यानी जिनको हम दार्शनिक भी कह सकते हैं, वो यूनान का समर्थन करते हैं इस स्वतंत्रता संग्राम में। चलिए अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं, तो ये है 1830 की, यानी 1830 की। ये है जुलाई क्रांति। तो जुलाई रेवोल्यूशन जो है ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे होता है। तो जो जुलाई रेवोल्यूशन है ये फ्रांस में होता है जुलाई महीने में, इसीलिए इसको जुलाई
क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति से जो है यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद जो है वो और मजबूत हो जाता है। यानी कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो राजतंत्र को खत्म करने की कोशिश करते हैं और उदारवाद और राष्ट्रवाद जैसी भावनाएँ उनके अंदर बढ़ जाती हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं, तो वो है 1831, जो कि ज्यूसेppe मैत्सनी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है इनके लिए? तो 1831 में क्या होता है कि ज्यूसेppe मैत्सनी को जो है निर्वासित कर दिया जाता है, यानी उनको निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये क्या करते हैं, इसके बाद ये 1831 में ही यंग इटली नाम के एक संगठन की स्थापना करते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1831 में, और किसके द्वारा होती है? तो ज्यूसेppe मैत्सिनी के द्वारा होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है यंग इटली का? तो इसका उद्देश्य होता है इटली का एकीकरण करना और स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। इटली को स्वतंत्र करना और एकत्रित करना। इसके बाद जो अगली इम्पोर्टेंट डेट है, वो है 1832 की। तो 1832 में कुस्तुनतुनिया की जो है संधि होती है। तो यहाँ पे जो संधि होती है, इसमें क्या होता है, तो इस संधि से जो है यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र माना जाता है, यानी यूनान को जो है स्वतंत्रता मिल जाती है। चलिए अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं, तो वो है 1834। 1834 से आपको ध्यान रखना है कि जो पर्सिया होता है, जिसको पर्सिया भी कहा जाता है, वो टोलेवेराइन नामक एक शुल्क संघ का गठन करता है, यानी उसको बनाता है। तो ये कब बनता है? तो ये बनता है 1834 में। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? यानी इससे क्या-क्या लाभ होते हैं? तो इससे लाभ होता है कि जो व्यापार था वो आसान हो जाता है और जो कर बाधाएँ थी वो भी कम होती हैं और जर्मन के जो राज्य थे उनकी एकता बढ़ती है और यहीं से जो है जर्मनी एकीकरण की जो नींव है वो भी पड़ती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट है 1848। तो 1848 में जो है उदारवादियों की क्रांति होती है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि 1848 में ही फ्रैंकफर्ट संसद का गठन होता है, जिसका उद्देश्य होता है जर्मनी का एकीकरण करना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्रैंकफर्ट संसद का जो ये उद्देश्य होता है कि जर्मनी को एकीकृत किया जाएगा, ये उस समय जो है सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद अगली इम्पोर्टेंट डेट जो है वो है 1859 से लेकर 1861 तक। यानी 1859 से लेकर 61 तक जो है इटली का एकीकरण होता है। तो यहाँ से आपको जो याद रखना है वो है कि 1859 से लेकर 1861 के बीच जो है इटली का एकीकरण हुआ और इसके जो मुख्य नेता थे वो थे मैत्सिनी, काउंट कावुर और गैरीबाल्डी, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि जब 1861 में पूर्ण रूप से जो है इटली का एकीकरण हो जाता है, तो विक्टर इमानुएल द्वितीय को जो है एकीकृत इटली का राजा बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट डेट देखते हैं। तो नेक्स्ट डेट है 1866 से लेकर 1871 तक। तो 1866 से लेकर 1871 तक जर्मनी का एकीकरण होता है। यहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो है कि जर्मनी एकीकरण के जो मुख्य नेता थे वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। और आपको ध्यान रखना है कि जब 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है, तो केसर विलियम प्रथम को जो है जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है। और केसर विलियम प्रथम को जो है जर्मनी का सम्राट घोषित करने की जो घोषणा है वो वर्साय से की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बाद के घटनाक्रम, यानी कि जब जर्मनी का एकीकरण खत्म हो जाता है 1871 में, तो उसके बाद क्या-क्या चीज़ें और घटित होती हैं। तो 1866 में हैंसबर्ग शासक जो होते हैं वो हंगरी को अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं, उनको ऑटोनॉमी जो है वो बढ़ा देते हैं हंगरी की, ये आपको ध्यान रखना है। 1871 के बाद जो बाल्कनी क्षेत्र होता है, वहाँ पर राष्ट्रवादी तनाव जो है वो बढ़ जाता है और 1905 में जो है स्लाव राष्ट्रवाद जो है वो मजबूत हो जाते हैं और ये स्लाव राष्ट्रवाद जो है ये आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनते हैं और प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट डेट्स। अब आपको केवल ये जो डेट्स हैं यही याद नहीं रखनी है, बल्कि ये भी समझना है कि इन डेट्स का क्या महत्व है, इन डेट्स में कौन-कौन सी घटनाएँ हुई हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन और जो 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, वो आप बड़ी आसानी से सिर्फ़ इन डेट्स को याद रख कर ही कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।